नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं इस वक्त आपके साथ अशोक खरब। हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र रेड्डू। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा विजेंद्र रेड्डू के बारे में थोड़ी जानकारी अपने गदर मीडिया के दर्शकों को। विजेंद्र रेड्डू बहुतवाड़ा गांव के किसान परिवार में जन्मे और आज एक शिक्षाविद के तौर पर जींद में सेटल हैं। और शिक्षाविद होने के नाते विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से तो ये जुड़े ही रहे हैं, साथ ही साथ शहर की अनेकों सामाजिक संस्थाओं के साथ भी इन्होंने सोशल कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इनके राजनीतिक अनुभव की बात करें तो चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से राजनीतिक अनुभव भी रहा है और पार्टी से जुड़े भी रहे और राजनीति में कदम हरियाणा विकास पार्टी से इन्होंने रखा था। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषण के बारे में। तो सोनीपत के जो राजनीतिक हालात हैं वो किस तरह हैं, किस उम्मीदवार को किस पार्टी ने टिकट दिया है, क्या जातीय समीकरण के आधार पर या मुद्दों के आधार पर या महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, क्या जो है मेन चीज़ रहेगी किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत और हार में। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है गदर मीडिया में। धन्यवाद अशोक खरब साहब। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गदर मीडिया के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो आप आए और मेरे विचार जानने के लिए अपना समय दिया। मैं बात करना चाहूँगा सर कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जो जींद का एरिया है, जींद का विधानसभा क्षेत्र है, वो सोनीपत में आता है और आप एक राजनीतिक आदमी भी रहे हैं, साथ ही एक शिक्षाविद भी हैं और अनेकों सामाजिक संस्थाओं में जो है आपने सोशल कार्यों में भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो आपकी नज़र में एक निष्पक्ष जो विश्लेषण अगर हम बात करें तो सभी मोहरे लगभग तैयार हैं, सभी पार्टियों की टिकटें डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको, हालात क्या रहेंगे? देखिए, वैसे तो अभी नॉमिनेशन का दौर चला हुआ है, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। सोनीपत में भी कल कांग्रेस के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है, बीजेपी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है और लगभग लगभग कैंडिडेट सारे आ चुके हैं। नॉमिनेशन किसी का होगा, किसी का बाकी है, वो हो जाएगा जल्दी ही। नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन अपना जोर पकड़ता है, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम तेज़ी से शुरू होता है। सही विश्लेषण तो इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले होता है और मैं तो ये कहूँगा कि मतदाता आखिरी समय तक भी, वोट डालते समय तक भी विचार बदल सकता है अपना कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्योंकि सोनीपत में मैं काफ़ी घूमा भी हूँ, वहाँ गया हूँ, अभी जो मौजूदा हालात हैं, एक बार हम 2019 वाली चुनाव के ऊपर यदि नज़र डालें तो 2019 में रमेश कौशिक के बीजेपी की तरफ से यहाँ से सांसद बने थे और इसमें सेकंड पोजीशन पर कांग्रेस रही थी और कांग्रेस भी जब सेकंड पोजीशन पर रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद यहाँ पर चुनाव लड़ा था और वो काफ़ी मतों से हारे थे। 1.5-2 लाख मतों से, 1.5 लाख के आसपास की उनकी हार हुई थी। और उससे पहले यदि देखा जाए 2014 में भी बीजेपी के रमेश कौशिक ही यहाँ से चुनाव जीते थे, सांसद बने थे। और इसके बाद कांग्रेस से थे जगबीर मलिक जी, जो लगभग 27% वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे। और इनेलो के थे पदम दहिया जी, वो भी लगभग 27% ही वोट लेकर के लगभग दूसरे ही नंबर के बराबर के थे। कांग्रेस के और बीजेपी इसके इनेलो के लगभग बराबर बराबर वोट थे, थोड़ा ही फर्क था, 0.35 का इनका फर्क था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सोनीपत जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का भी गढ़ रहा है, सोनीपत कांग्रेस का भी गढ़ रहा है और सोनीपत जो है बीजेपी का, अभी नई नई जो 2 योजनाओं से बीजेपी आई हुई है, इनका भी सांसद लगातार बन रहा है। अभी जो कैंडिडेट आए हैं सभी के, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अनूप सिंह दहिया जो एक रिटायर्ड एसपी हैं, उनको उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है और मोहन लाल बड़ोली जो राय के बीजेपी के विधायक हैं, उनको बीजेपी की तरफ से उतारने का काम किया गया है। और सोनीपत में हाल में जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। अभी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से 5, जिनमें मैं आपको बता दूं जयवीर सिंह खरखोदा से कांग्रेस के विधायक हैं और सुरेंद्र पवार प्रॉपर सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं, जगबीर मलिक गोहाना से और इंदुराज जो है कांग्रेस के ही हैं, बड़ौदा से हैं और इसी प्रकार से सुभाष गांगुली सफ़ीदों के विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर के 5 विधायक कांग्रेस की पार्टी के हैं
और बीजेपी के 3 विधायक हैं, जिसमें गन्नौर से निर्मला रानी है और राइस से मोहनलाल बड़ौली है और कृष्ण मिड्ढा जींद के विधायक हैं और एकमात्र विधायक जेजेपी का भी है जो जुलाना से अमरजीत सिंह डांडा है। अगर 2019 में जो 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं तो उस हिसाब से तो देखो ये साफ दिखाई दे रही है, 9 हलकों में से 5 हलके में कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, बीजेपी के मात्र 3 ही हलकों में विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अभी वहाँ कोई विधायक नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो 2019 के आंकड़ों के आधार पर तो हमें साफ दिखाई देता है कि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और नंबर 2 पर बीजेपी। लेकिन क्योंकि 2014 में एक अलग माहौल था, 2019 में एक अलग माहौल बना और 2024 में अभी एक अलग माहौल बनेगा। वो 2 तरीके से बनेगा माहौल, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी 10 साल से ये काम कर रही है। इन्होंने जो वायदे किए थे, चाहे रोजगार का वायदा था, चाहे महंगाई कम करने का वायदा था और भ्रष्टाचार को मिटाने का वायदा था, महिला सुरक्षा की बात थी, तो बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई और ख़ास करके हरियाणा प्रदेश में जो आंदोलन चले, अनेकों प्रकार के आंदोलन चले, उन आंदोलनों का भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और वो आप देख भी रहे हैं, जब बीजेपी के नेता गांव में जाते हैं वोट मांगने के लिए, इनका बड़ा ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है एक एंटी इनकम्बेंसी तो एक अलग चीज़ होती है, इनका तो विरोध है और उस विरोध का इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी गढ़ रहा है और इनके जो है ना जो समीकरण है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वहाँ बहुत ही कम वोट मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनावी रेस में आएगी नहीं आएगी वो समय बताएगा अभी। अब बात आती है कैंडिडेटों के ऊपर। कैंडिडेट मोहनलाल बड़ौली बीजेपी की तरफ से है, जो मौजूदा राय के विधायक भी हैं, लेकिन मोहनलाल बड़ौली का पहले लोकसभा सत्र पर हमने किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं सुनी, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट हमने देखा भाई कभी जींद में, सफीदों में, जुलाना में आए हो, मिले हो, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो राय तक ही सीमित है, उनका राय तक ही प्रभाव है और पार्टी लेवल पर जो बात है वो एक अलग बात होती है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार के जो कार्य हैं उनका भी उसको भुगतना पड़ेगा, परिणाम उनको मिलेगा जैसा भी लोगों के मन में होगा। कांग्रेस की यदि मैं बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा, सतपाल महाराज जी, वो उनका कांग्रेस से कोई खास लेन देन नहीं था, उनको तुरंत पार्टी में लाया गया और टिकट थमा दिया गया। तो वो भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकसभा क्षेत्र है जो सोनीपत के 9 के 9 विधानसभा में, उनमें उनका भी कहीं कोई ज़्यादा व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। ठीक है, वो जींद के रहने वाले हैं, सफ़ीदो गांव के रहने वाले हैं, तो जींद के लोग इस बात से उसको सोच सकते हैं कि भाई ये हमारा चलो लोकल है, हर बार सोनीपत साइड से एमपी बन रहे हैं कई योजनाओं से लगातार, तो इस बार जींद वाले लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। परंतु यहाँ पर भी एक नाराज़गी है कि जो पुराने कांग्रेस के नेता लोग थे, जिसमें जैसे सुरेंद्र दैया का नाम काफ़ी चला हुआ था, यहाँ भी जींद में भी सतपाल, ये जो अपना रमेश सैनी भी एक प्रदेश लेवल का नेता है, तो इन नेताओं में नाराज़गी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में जो आपसी फूट है, जिस प्रकार से कैंडिडेट उतरते ही, चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी है, चाहे करण सिंह दलाल ने तो बिल्कुल ये यहाँ तक कह दिया कि मैं तो ईंट से ईंट बजाना भी जानता हूँ, पंचायत में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया या तो कांग्रेस जो है ना अपना फैसला बदले और नहीं तो मुझे ईंट से ईंट बजाना भी आता है। किरण चौधरी ने भी इसी प्रकार से कहा, विरोध किया है कि जैसा हमारा सहयोग किया था उससे जब बड़ा सहयोग हम करने का काम करेंगे, उसकी भी ये भावना है। और कुमारी शैलजा ले लो, ये जो ग्रुप कांग्रेस में बने हुए हैं, अंदर खाने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो कांग्रेस को 2 नुकसान हैं। कांग्रेस को 2 नुकसान ये हैं कि एक तो इनकी आपसी की फूट बहुत तकड़ी है और दूसरा जो है कैंडिडेट नया है, वो पुराना वर्कर नहीं है। पुराने वर्कर इस वजह से भी
मन से साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको उनकी अनदेखी की गई है। उनको मौका मिलना चाहिए था। कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट ये है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में इनके एमएलए हैं। बीजेपी के पास नेगेटिव पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है और 10 साल सरकार कर चुके हैं और काफ़ी सारे आंदोलन चले, तो ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है जिससे लोगों में नाराज़गी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गढ़ रहा है, उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी के वर्कर हैं, पूरे बहुत समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया है। इसलिए जो पार्टी के वर्कर हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, वो दिल से इस कैंडिडेट के लिए काम करने का काम करेंगे। जातीय समीकरण भी खरब साहब चुनाव में प्रभाव डालता है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे देश में ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखा जाता है। क्षेत्र भी प्रभाव डालता है और जाति भी प्रभाव डालती है। अब सोनीपत क्षेत्र में लगभग 34% जाट बिरादरी के वोट हैं, 11% ब्राह्मण बिरादरी के वोट हैं और इसके अलावा मैं बता आपको लगभग 2.60% मुस्लिम वोट हैं। एससी समाज के भी लगभग 19.5% वोट हैं। सिख समाज के लगभग 1% वोट सिख समाज के भी हैं। तो ये 2 पंडित खड़े हो गए, मोहनलाल बड़ौली और सतपाल महाराज जी दोनों पंडित हैं। इनका वोट बैंक है लगभग 11%। और जाट बिरादरी से केवल मात्र एक कैंडिडेट है अनूप दहिया और इनके वोट हैं लगभग 34%, जो कि अकेले ही एक पर भारी पड़ जाते हैं। अब चुनाव का प्रचार प्रसार के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी इसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल ज़्यादती होगी। मुझे ये लग रहा है आज के दिन के सोनीपत में तिकोना मुकाबला बनेगा और इस तिकोने मुकाबले में कौन बाजी मार जाए वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा क्षेत्रीय प्रभाव मैंने बताया, ये तो जातीय समीकरण में आपके सामने रख रहा हूँ। क्षेत्रीय प्रभाव में अभी देखो जींद से केवल एक कैंडिडेट है जो सतपाल महाराज है, 3 हल्के इसके अपने एक तरफे हैं, मतलब वोट देंगे एक तरफे, ये नहीं कह रहा मैं, यहाँ से एक ही कैंडिडेट है जींद जिला से। सोनीपत से 2 कैंडिडेट है, वहाँ 6 हल्के हैं, तो वहाँ भी लगभग जो है ना बराबर सी बात चली जाती है। अब समय बताएगा कि कौन क्या जीतता है। मुझे तो आज के सोनीपत के संदर्भ में आज ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर तिकोना मुकाबला होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, कांग्रेस में और बीजेपी में। अभी लोग क्या इसका फैसला करेंगे वो आने वाले कुछ समय में फिर इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो पिंटू साहब ने जैसा कि बताया कि इन्होंने जातीय समीकरण भी लगभग खोल कर रख दिए हैं, क्षेत्रीय फायदा किसको क्या हो सकता है वो भी इन्होंने बताया। अगर हम बात करें आम जन के मुद्दों की, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इनका प्रभाव इस चुनाव में कितना मानते हैं? बहुत प्रभाव पड़ेगा, खास करके देखो शिक्षा के की जो बात है, हालांकि सरकार के समय में लगभग 5,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया या मर्ज करने का काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पिछले दिन हाई कोर्ट ने भी शिक्षा विभाग के ऊपर जुर्माना करने का काम किया था, केवल मात्र इसलिए कि बहुत सारे स्कूलों में बिजली का प्रबंध नहीं था, पीने के पानी का प्रबंध नहीं था, शौचालय का प्रबंध नहीं था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था और शिक्षा विभाग पर जुर्माना भी करने का काम किया था। लगभग 50% जो ना शिक्षा के क्षेत्र में पद आज खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में विकास होना तो दूर की बात, सही से शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के विभाग में हम देखें तो आज हमारे प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती हों। और बड़े खेद का विषय तो ये है कि 11 हॉस्पिटल ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं है, एमआरआई की सुविधा नहीं है। और कैथ लैब वगैरह की बात करें तो वो मुश्किल से 1 या 2 या 3 हॉस्पिटल में है। तो स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। और हरियाणा सरकार की जो रिपोर्ट थी जो केंद्र सरकार ने दी कि हरियाणा जो है बेरोज़गारी में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में।
इस बात का भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और आज हरियाणा प्रदेश का युवा वर्ग जो है वो रोजगार के लिए दूसरे देशों की तरफ भाग रहा है, का बड़ा कारण। एक और केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी, जो कि वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, इसके ऊपर कोई किंतु परंतु भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हीं की सरकार रिपोर्ट देने वाली है। उन्होंने बताया था कि आज हरियाणा प्रदेश जो है महिला सुरक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है और बेरोजगारी में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन बातों का देखिए, जो युवा वर्ग है, आम जनमानस इसकी तरफ सोचेगा नहीं सोचेगा ये नहीं मैं कहता, लेकिन जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार घूम रहा है और उसके मन में इस बात की टीस है कि बड़े बड़े वायदे करके आने वाली हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने कहा था हम प्रतिवर्ष 50,000 रोजगार देने का काम करेंगे, जो कि 10 साल में लगभग 5 लाख हो जाने चाहिए थे, और ये मुश्किल से 1.5-2 लाख लोगों को रोज़गार इन्होंने देने का काम किया। तो इस बात का भी फर्क असर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ परसेंटेज जो है ना इस बात को लेकर के चलेगा, ठीक है। तो इसका नुकसान होगा। महंगाई का भी बहुत ज़्यादा महंगाई है अपने प्रदेश में, और महंगाई के लिए जो है ना, महंगाई कोई ये नहीं कि भाई प्राकृतिक रूप से आ गई है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भाई ओले पड़ गए, फसल अच्छी नहीं हुई, उससे महंगाई आई तो लोग समझ लेते हैं। लेकिन आज जो महंगाई आई हुई है वो केवल और केवल सरकार की नीति के कारण आई हुई है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी इतना लगा दिया गया कि अपने आप ही जो प्रोड्यूसर है उसको अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़े हैं। और दूसरी, जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा एक आया था बीच में, आपने विस्तार से उसको कवर भी किया होगा और देखा भी है, समझा भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे पार्टियों को तो पैसे मिल गए, सभी पार्टियों ने लिए, इवन आम आदमी पार्टी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, उसके भी, कांग्रेस के भी खरीदे गए हैं और बीजेपी के भी खरीदे गए हैं। मैं इसमें किसी को ये दोष नहीं देता, क्यों कोई पार्टी छूती नहीं रही इसमें। सभी जिसको जितना मौका मिला अपने बॉन्ड इन्होंने बेचने का काम किया और उद्योगपतियों से पैसा लेने का काम किया। लेकिन उद्योगपतियों ने जो ये पार्टियों को पैसा दिया, हजारों करोड़, उसकी एवज में उस पैसे की रिकवरी वो कहाँ से करेंगे? अपने प्रोडक्ट से ही करेंगे, या कोई ऐसा कार्य लेंगे, ठेकेदारी का काम करेंगे। उसकी एवज में सरकार ने उनको खुली छूट दी, आप अपनी मर्जी के रेट लगाएं, अपने मर्जी के काम करें, जिससे वो महंगाई बनी। ये यानी कि ये जो महंगाई है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, नेचुरल नहीं है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा इसमें। ये थे आमजन के जो मुद्दे जिन पर आपने चर्चा की है। एक और जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में है, जो सबसे मतलब अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, राम मंदिर है, इनको भी भुनाने की जो है कोशिश राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही हैं। राम मंदिर का बहुत लंबा विवाद था, राम मंदिर का विवाद सुलझ गया, इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन राम मंदिर का निर्माण किया गया, ये गलत बात है। सरकारें मंदिरों का निर्माण नहीं करवाती, या सरकारों के काम नहीं होते मंदिरों का निर्माण करवाना। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। खरब साहब, मोदी जी का भाषण मैंने सुना, अब मेरे लल्ला टेंट में नहीं रहेंगे। तो हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में लल्ला के इतने मंदिर हैं, तो क्या वो मंदिर आज तक सारे खाली पड़े थे और लल्ला जी तो टेंट में रह रहे थे? तो ये इस तरह की बात सरकार को नहीं करनी चाहिए। सरकार का राज धर्म होता है, और ये आम धर्म तो जनता निभाती है, सरकार को राज धर्म निभाना चाहिए, और इस तरह की बातों को नहीं लेकर के आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि राम मंदिर के प्रचार का कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, एक और गलत बात ये कहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करने का काम करते हैं, और ख़ास करके बिल्कुल निष्पक्षता से मैं कहूँ तो जो सरकार है बीजेपी की, वो मुस्लिम विरोधी प्रचार करने पर जुटी हुई है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे देख रही है कि जैसे ये हिंदुस्तान के नागरिक ना हो, और दूसरी पार्टियां जो है वो मुस्लिम की हितैषी बनी हुई हैं। एक बहुत बड़ी खाई समाज के अंदर पैदा की जा रही है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इंसान इंसान होते हैं, इस तरह की खाई पैदा नहीं करनी चाहिए। और इस बात का
जो हिंदू और मुस्लिम वाला ये मुद्दा चला रहे हैं। कभी अभी जैसे पिछले दिनों एक बात आई थी कि सभी की संपत्ति ले ली जाएगी और वो मुस्लिमों में बांट दी जाएगी। मंगलसूत्र भी काफ़ी चर्चा में रहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। तो ये इस तरह की बहुत ही घटिया वक्तव्य दिए जाते हैं और नेताओं को इतने निम्न स्तर पर नहीं आना चाहिए कि वो ये कह दें कि मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। इसके लिए भी मैं ये कहूँगा, बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी उसको सही से स्पष्ट नहीं कर पाती और बीजेपी वाले उसको जुमला बना देते हैं। ये मौका देती है, स्वयं कांग्रेस मौका देती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर केवल मुस्लिमों का हक है, कभी नहीं कहा। शायद हाँ, लेकिन अब ये एक मुद्दा भी चला हुआ है कि सरकारी संपत्ति पर मुसलमानों का हक है, ये कांग्रेस कहती है और कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही है। इसी प्रकार से ये जो मंगलसूत्र वाली बात है और जो संपत्ति लेकर के 55% गवर्नमेंट को दी जाएगी, ये भी कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन प्रचार कर रही है और कांग्रेस इसको काउंटर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की ये बड़ी कमजोरी है, जहां आपसी फूट है वहीं कांग्रेस अपने आप को प्रचारित करने में काफ़ी पीछे रखे हुए है। वो क्यों रखे हुए वो हम नहीं कह सकते। ये थे हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू, जो एक शिक्षाविद भी हैं, साथ ही किसान परिवार से जन्मे हैं, किसानों से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी रहे हैं, फिलहाल भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता हैं और एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं और अनेकों सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहने का इनका अनुभव है। इनको आपके विचार कैसे, आपको इनके विचार जो है वो कैसे लगे हैं और कितने आप इनके विचारों से सहमत हैं, अवश्य कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं था अशोक खरब। आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी तमाम हस्तियों से उनके व्यक्तिगत विचार कि फ़िलहाल लोकसभा पोजीशन जो है वो किस पार्टी की किस लेवल पर है और लोग क्या सोचते हैं, कौन से मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा हैवी हैं, आम जन के मुद्दे हैं या धार्मिक मुद्दे हैं या राजनीतिक या जातीय समीकरण, हर तरह की जो बातें हैं वो सामने वाले जो भी हमारे विचारक होंगे आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।